एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आता है यहाँ से नोमेनक्लेचर से, ठीक है। एगोनिस्ट मसल क्या होता है? एगोनिस्ट मसल कोई भी हमारी आँख के अंदर मसल जो अपना प्राइमरी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ योर एगोनिस्ट मसल। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है ना वो रिलेटिव टर्म्स है। मतलब हमारी एक आँख है, एक आँख को हम देख रहे हैं, ठीक है। एक आँख के अंदर एक मसल हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा मसल उसी आँख में, जो दूसरा मसल उससे अपोजिट डायरेक्शन में आँख को मूव कर रहा होगा, वो उसका एंटागोनिस्ट मसल होगा, ठीक है। जस्ट लाइक हमने जॉइंट्स के अंदर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल्स पढ़े थे, उसी तरह से ये भी इसी तरह। जैसे आपका लैटरल रेक्टस जो है ना वो आई बॉल को लैटरली मूव करवा रहा है, तो अगर वो एगोनिस्ट है तो उसका एंटागोनिस्ट कौन सा होगा? मीडियल रेक्टस, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे साइनर्जिस्ट मसल्स होते हैं, साइनर्जिस्ट मसल्स वो होते हैं कि एक ही आँख के अंदर पेयर ऑफ मसल्स, मतलब अगर आपकी राइट आँख की बात करें तो राइट आँख के अंदर जो दो मसल्स आई बॉल को सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे साइनर्जिस्ट मसल्स होंगे। अब कैसे? फॉर एग्जांपल सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लाइक ऑफ द सेम आई एक्ट एज साइनर्जिस्ट एलिवेटर्स। कैसे? सुपीरियर रेक्टस का क्या काम था? सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी एक्शन क्या था? सुपीरियर रेक्टस का प्राइमरी एक्शन था आई बॉल की एलिवेशन करवाना। इसी तरह से जो हमारा इंफीरियर ऑब्लाइक था उसका सेकेंडरी एक्शन भी आई बॉल की एलिवेशन ही करवाना था। तो एक ही आंख का इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस साइनर्जिस्ट मसल्स कहलाएंगे। योक मसल्स क्या होते हैं? योक मसल्स होते हैं दो आइज़, मतलब अब दो आंखों की बात हो रही है, डिफरेंट आइज़ की बात हो रही है, ठीक है। पेयर ऑफ मसल्स है, वन फ्रॉम ईच आई विच मूव्स द आइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ गेज। सेम डायरेक्शन ऑफ गेज का मतलब होता है हम राइट की तरफ देख रहे हैं, हम लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं, हम ऊपर देख रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने राइट साइड की तरफ देखना है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा राइट साइड का लैटरल रेक्टस जो होगा वो लैटरली मूव करवाएगा राइट साइड की आई को, और जो हमारी लेफ़्ट आई बॉल होगी वो मीडियली मूव करेगी। तो राइट का लैटरल रेक्टस और लेफ़्ट का मीडियल रेक्टस ये आपस में योक मसल्स होंगे। अब जैसे मीडियल रेक्टस ऑफ वन आई योक्ड विद द लैटरल रेक्टस ऑफ द अदर आई एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसी तरह से सुपीरियर रेक्टस ऑफ वन आई इज़ योक्ड विद द इंफीरियर ऑब्लिक ऑफ द अदर आई, इंफीरियर रेक्टस ऑफ वन आई इज़ योक्ड विद द सुपीरियर ऑब्लिक ऑफ द अदर आई। मतलब योक मसल्स होते हैं कि दो अलग अलग आंखों, मतलब हमारी दो, एक आंख में नहीं, दो आंखों में मसल्स हैं जो कि हमारी आइज़ को मूव कराते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द गेज। राइट देखने के लिए कौन से दो मसल्स इस्तेमाल होंगे, लेफ्ट देखने के लिए कौन से दो मसल्स इस्तेमाल होंगे, ऊपर देखने के लिए कौन से दो मसल्स इस्तेमाल और नीचे देखने के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी आपको कन्फ्यूजन है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स क्या होती हैं। ऑक्यूलर मूवमेंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मोनोकुलर मूवमेंट्स और एक बाइनोकुलर मूवमेंट्स। मोनोकुलर मतलब एक आंख की मूवमेंट, मतलब जब भी हम उन मूवमेंट्स की बात करेंगे वो हम एक आंख की में बात कर रहे होंगे, ठीक है। उनको हम बोलते हैं डक्शन, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, उनको हम बोलते हैं डक्शंस, ठीक है। जैसे एडक्शन दोनों मतलब एक ही आंख के आई बॉल का मीडियली मूव करना, दैट इज़ एडक्शन। एबडक्शन एक ही आंख के आई बॉल का लैटरली मूव करना, ठीक है। इसके अलावा एलिवेशन और डिप्रेशन, इसको हम सुप्राडक्शन इंफ्राडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और दो और मूवमेंट्स होती हैं, इनसाइक्लोडक्शन एंड एक्साइक्लोडक्शन, ठीक है। इनसाइक्लोडक्शन क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वर्टिकल कॉर्नियल मेरिडियन होती है या जो सुपीरियर पोल ऑफ द कॉर्निया होता है, अगर वो मीडियली मूव कर रहा है तो उसको हम इनसाइक्लोडक्शन कहेंगे, और अगर वो लैटरली मूव कर रहा है तो उसको हम एक्साइक्लोडक्शन कहेंगे। जब हम दो आंखों की मूवमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे बाइनोकुलर मूवमेंट्स। उसमें दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, वर्जेंस और वर्जेंस। वेरिएंस क्या होती हैं? वेरिएंस होती है कॉन्जुगेट मूवमेंट्स, मतलब दोनों आइज़ का जो आई बॉल है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर हम राइट साइड के ऊपर देख रहे हैं तो हमारी राइट आंख का आई बॉल भी राइट की तरफ मूव करेगा, हमारी लेफ़्ट आंख का आई बॉल भी राइट की तरफ मूव करेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शंस इस तरह से डिफरेंट होंगी कि जो राइट का आई बॉल होगा वो लैटरली मूव कर रहा होगा, जो लेफ्ट का होगा वो मीडियली मूव कर रहा होगा, लेकिन कर दोनों राइट साइड की तरफ ही मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, वर्जेंस क्या होती है? डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट्स, मतलब हमारे दोनों आई बॉल जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। फॉर एग्जांपल अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें, अब ये मैंने एक आंख बनाई है और इधर से ये मैंने एक आंख बनाई है, ठीक है। अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें तो दोनों आंखों के आई बॉल जो है ना वो मीडियल साइड पे मूव कर गए हैं, दिस इज़ योर कन्वर्जेंस, ठीक है। लेकिन ये डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट है बिकॉज एक आंख का आई बॉल राइट पे मूव किया है और दूसरी आंख का आई बॉल लेफ्ट पे मूव किया, यानी दोनों आंखों के आई बॉल्स ने अपोजिट डायरेक्शन मूव किया है, सो दिस इज़ डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है
नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अवर बाइनोकुलर सिंगल विजन। बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या होती है? फ्यूजन ऑफ द टू फोवियल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ यूनिफाइड परसेप्शन ऑफ अ सिंगल इमेज। मतलब कि हमारी आँखों ने दो इमेजेस बनाई हैं, मतलब एक आँख ने बनाई है, एक दूसरी आँख ने बनाई है, लेकिन वो हमें क्या नज़र आती है? एक सिंगल इमेज के तौर पर नज़र आती है, ठीक है। तो वो जो हमारे ब्रेन के सेंटर्स होते हैं वो उसको एक यूनिफाइड सिंगल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बाइनोकुलर सिंगल विजन। बाइनोकुलर मतलब दो आँखों ने इमेज बनाई, लेकिन वो हमें नज़र किस तरह से आ रही है? सिंगल इमेज के तौर पर। अब इसके 3 ग्रेड्स होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी बाइनोकुलर सिंगल विजन होती है ये कंडीशन रिफ्लेक्स है, मतलब ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होता, ये बच्चा डेवलप करता है, ठीक है। और ये एक्वायर कब होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, ठीक है। और इस कंप्लीट कब होता है? फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो MCQs के लिए हैं कि बाइनोकुलर सिंगल विजन इज़ अ कंडीशन रिफ्लेक्स, इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ एंड इट इज़ कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसके 3 ग्रेड्स हैं, साइमल्टेनियस परसेप्शन, ग्रेड 2 इज़ फ्यूजन एंड ग्रेड 3 स्टीरियोप्सिस। ग्रेड 1 क्या है? साइमल्टेनियस परसेप्शन, मतलब जो दो डिफरेंट इमेजेस हमारी आइज़ ने बनाई हैं उनकी साइमल्टेनियसली वो परसीव हो रही हैं हमारे ब्रेन को। इसी तरह से फ्यूजन, ग्रेड 2 है फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? 2 डायमेंशंस में हमें दो डिफरेंट इमेजेस जो है वो हमें सिंगल इमेज नज़र आ रही है इन 2 डायमेंशंस। और जो स्टीरियोप्सिस होता है वो क्या होता है कि हमें एक 3D इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। यानी हमें उसकी डेप्थ भी नज़र आ रही है, हमें उसकी विड्थ भी नज़र आ रही है, हमें उसकी हाइट भी नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एनोमलीज़ ऑफ बाइनोकुलर सिंगल विजन क्या होती हैं। 2 मेजर एनोमलीज़ हैं, कन्फ्यूजन एंड डिप्लोपिया। अब कन्फ्यूजन का क्या मतलब है? डिप्लोपिया का क्या मतलब है? कन्फ्यूजन का मतलब ये है कि 2 इमेजेस हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं, उन्होंने हमारे जो दोनों आइज़ के जो रेटिना के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनको स्टिमुलेट किया है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर एक ही इमेज हमारे जो रेटिना के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट ऑफ रेटिना को एक आई के जिस पॉइंट रेटिना के पॉइंट को उस इमेज ने स्टिमुलेट किया, दूसरी आँख के भी उसी पॉइंट को ही स्टिमुलेट किया है, इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द रेटिना। लेकिन अगर 2 डिसिमिलर इमेजेस हैं तो वो अगर रेटिना के 2 कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर दें तो फिर हमें क्या नज़र आएगा? हमें कन्फ्यूजन नज़र आएगी। मतलब हमें क्या नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल हमें किस तरह से नज़र आएगा? हमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई इमेज नज़र आएगी। डिप्लोपिया क्या होता है? डिप्लोपिया में एक ही इमेज होती है जो हमें 2 करके नज़र आ रही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इमेज ने हमारे नॉन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द रेटिना को स्टिमुलेट कर दिया। अगर यही सिंगल इमेज हमारे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट करती तो हमें वो एक ही इमेज नज़र आती, लेकिन अब इसने नॉन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर दिया तो वो हमें 2 इमेजेस नज़र आ रही है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्ब्लायोपिया, जिसको हम लेजी आई कहते हैं। इसका क्या मतलब है? डिक्रीज इन द बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी। एम्ब्लायोपिया डेवलप होने का जो मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है वो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। और एम्ब्लायोपिया कब तक अकर हो सकता है? 8 से 9 साल तक की उम्र तक हो सकता है। अगर बच्चे की आँख में कोई भी मसला है, कैटरेक्ट है, स्क्विंट है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, कोई भी इशू है और उसको पहले 8 से 9 साल तक ठीक नहीं किया गया तो उसका जो है ना एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है एम्ब्लायोपिया डेवलप होने के लिए। अब यहाँ तक जो वीडियो थी उसमें हमने देखा इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट। वो जितने भी पॉइंट्स थे वो आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थे और आपके समझने के लिए थे। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है SCQ वाला पोर्शन, ठीक है। अब SCQ में हमारा कोई भी टाइप ऑफ स्क्विंट के हमें क्लिनिकल फीचर दे दिए जाएंगे और उसमें से हमसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। डायग्नोसिस तो पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक, आप उसके असेसमेंट बताएं कि आप उसके कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, आप उसका क्या क्या चेक करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट कि आप उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो स्क्विंट के 2 ही टाइप्स हैं, एक लेटेंट और एक मैनिफेस्ट। लेटेंट स्क्विंट जो कि हर वक्त प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा है, ठीक है, छुपा हुआ स्क्विंट है। और जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है वो हमें नज़र आ रहा है, देखने से पता चल रहा है कि इस बंदे को स्क्विंट है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट स्क्विंट और लेटेंट स्क्विंट। अब लेटेंट स्क्विंट जो छुपा हुआ स्क्विंट है उसको हम कहते हैं फोरिया और जो मैनिफेस्ट स्क्विंट है उसको हम कहते हैं ट्रोपिया। अब लेटेंट स्क्विंट की जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो हैं इज़ोफोरिया एंड एक्सोफोरिया। मतलब अगर तो टेस्ट परफॉर्म करने पर आपका जो आई बॉल है वो मीडियली मूव कर जाता है, इनवर्ड मूव कर जाता है, इसका मतलब होता है इज़ो, और अगर आउटवर्ड मूव कर जाता है तो उसका मतलब होता है एक्सो, ठीक है। तो इज़ोफोरिया और एक्सोफोरिया।
अब सबसे पहले हम लेटेंट स्क्विंट को देख लेते हैं। जो ईज़ोफोरिया होता है वो हमारे हाइपरमेट्रोपिया के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब जिन लोगों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है तो वो नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए जब अपनी आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं, अपने आई बॉल को बहुत ज़्यादा करीब मूव कराते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, ईज़ोफोरिया हो जाता है। इसी तरह से एक्सोफोरिया जो है ना वो मायोपिया के साथ एसोसिएटेड है। अब इसके सिनेरियो के अंदर आपको क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहली बात तो यही बताई हुई होगी कि पेशेंट को या तो पेशेंट हाइपरमेट्रोप है या तो पेशेंट मायोप है। दूसरा क्या होगा, उसको हेडेक होगा, उसको आई एक होगा, उसको फोटोफोबिया होगा, इंटरमीडिएट स्क्विंट भी होगा, मतलब कभी कभी स्क्विंट नज़र भी आएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो में आपने डायग्नोसिस बना लिया, अब आपने असेसमेंट करनी है। असेसमेंट जब भी आप किसी भी स्क्विंट का आप असेसमेंट लिख रहे हो, एग्जामिनेशन लिख रहे हो, आपने वेब को याद रखना है, ठीक है। पहले आपने यही 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। अब वो ये क्या है, वी से आपने विजुअल एक्टिविटी चेक कर लेनी है पेशेंट की, ई से आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स चेक कर लेनी है, और बी से आपने क्या चेक करना है, बाइनोकुलर सिंगल विजन चेक कर लेनी है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपने लेटेंट स्क्विंट के एग्जामिनेशन में भी लिखना है और मैनिफेस्ट स्क्विंट के एग्जामिनेशन में भी लिखना है। उसके बाद आपने क्या कर लेनी है, उसकी AC/C रेशो चेक कर लेनी है, और ये भी एक MCQ है कि AC/C रेशो नॉर्मल जो होती है वो 3:1 होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लिया, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन चेक कर लेनी है। मतलब हमने पेशेंट की आंख में एट्रोपिन डालनी है, उसका साइक्लोप्लेजिया करवा लेना है। अब हमने चेक करना है कि उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेटेंट स्क्विंट के लिए हमने टेस्ट कौन से करवाने हैं, कवर अनकवर टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। उसके अलावा मैडॉक्स रॉड टेस्ट जो कि फोरिया फॉर डिस्टेंस चेक करता है, और मैडॉक्स विंग टेस्ट जो कि फोरिया फॉर नियर चेक करता है। उसके बाद ट्रीटमेंट। अब लेटेंट स्क्विंट का क्या ट्रीटमेंट है, एक हम लोग लेटेंट स्क्विंट का पढ़ेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और असेसमेंट पढ़ेंगे वो हमारे मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए होगी, और वो ऑल टाइप्स ऑफ मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए होगी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेटेंट स्क्विंट। सबसे पहले तो हमने देखा कि या तो पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया होगा या तो मायोपिया होगा, तो उस रिफ्रैक्टिव एरर को पहले ठीक करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया है तो प्लस लेंस देंगे, यानी ईज़ोफोरिया है तो प्लस लेंस देंगे, और अगर उसको एक्सोफोरिया है तो माइनस लेंस देंगे, ठीक है। जैसे उसका रिफ्रैक्टिव एरर ठीक होगा उसका स्क्विंट भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा उसकी ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करवाएंगे, और ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए होती है, बाइनोकुलर सिंगल विजन अटेन करने के लिए होती है। इसके अलावा उसको प्रिज्म के साथ सपोर्ट भी दे सकते हैं, और अगर ये तीनों ऑप्शन फेल हो जाते हैं तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि मैनिफेस्ट स्क्विंट की, ठीक है। लेटेंट स्क्विंट हमने पढ़ लिया, आपके सिनेरियो में 2 ही आ सकते हैं, या लेटेंट स्क्विंट आ सकता है या मैनिफेस्ट स्क्विंट आ जाता है। अब मैनिफेस्ट स्क्विंट की फिर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक नॉन पैरालिटिक होता है और एक पैरालिटिक होता है। नॉन पैरालिटिक क्या होता है, जो कि आपके किसी मसल के पैरालिसिस की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। असल में इसमें आपका ब्रेन का जो फ्यूजन मैकेनिज्म है वो फेल हो चुका है, ठीक है। और जो पैरालिटिक स्क्विंट होता है वो आपकी किसी नर्व की पालसी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। आपकी 3rd नर्व पालसी हो गई है, 6th नर्व पालसी हो गई है, 4th नर्व पालसी हो गई है, किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब नॉन पैरालिटिक स्क्विंट जो होता है उसको हम कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट भी कहते हैं। अब कॉन्कॉमिटेंट का क्या मतलब है कि जो उसका अमाउंट ऑफ डेविएशन होगा वो सेम रहेगा इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ गेज। लेकिन जो हमारा पैरालिटिक स्क्विंट होता है उसको हम नॉन कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अमाउंट ऑफ डेविएशन होता है स्क्विंट आई का वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज। ये बातें भी आपने MCQ पॉइंट के लिए याद रखनी है। अब जो हमारा नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है उसकी फर्दर फिर दो टाइप्स हैं, ईज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया। ईज़ोट्रोपिया जो होगा वो या तो कॉन्जिनिटल होगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्जिनिटल है, अगर तो वो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है तो दैट इज़ कॉन्जिनिटल ईज़ोट्रोपिया। लेकिन अगर वो आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ लाइफ मतलब आता है तो दैट इज़ योर एक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्वायर्ड अब कितनी तरह का होता है, या तो वो होता है अकोमोडेटिव रिफ्रैक्टिव या तो वो होता है अकोमोडेटिव नॉन रिफ्रैक्टिव। अब जो अकोमोडेटिव रिफ्रैक्टिव होता है वो किसी रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से होता है, या तो वो हाइपरमेट्रोपिया की वजह से होगा या तो फिर वो मायोपिया की वजह से होगा। और जो अकोमोडेटिव नॉन रिफ्रैक्टिव होता है उसमें रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता, लेकिन उसमें अकोमोडेशन की वजह से स्क्विंट हो रहा होता है। मतलब डेविएशन तब ज़्यादा होती है जब पेशेंट करीब की चीज़ को अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। इसमें आपकी AC/C रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। अच्छा, और जो आपका एक्सोट्रोपिया है उसकी कितने टाइप्स हैं, वो कॉन्जिनिटल भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कॉन्जिनिटल मतलब बाय बर्थ, इंटरमिटेंट क्या होगा, ये आपका 2 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। और इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी कभी स्क्विंट नज़र आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और कांस्टेंट वो स्क्विंट मतलब जो हर वक्त रहता है।
नेक्स्ट आता है पैरालिटिक स्क्विंट। अब पहले हम लोग पैरालिटिक स्क्विंट का ट्रीटमेंट वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नॉन पैरालिटिक स्क्विंट का ट्रीटमेंट देखेंगे। और इसमें जितना भी आपका जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है उसकी जो भी टाइप आपके पास आ जाती है, इज़ोट्रोपिया आ जाता है, एक्सोट्रोपिया आ जाता है, आपने जस्ट डायग्नोसिस बनाना है और उसके बाद आपने उसका जो मैं अभी आपको असेसमेंट और ट्रीटमेंट बताऊँगी वही आपने लिख देना। लेकिन पहले हम पैरालिटिक देख लेते हैं। पैरालिटिक स्क्विंट जब भी आपके पास आएगा आपको कोई ना कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगी, ठीक है, कि पेशेंट को कोई हेड इंजरी हुई थी, उसको कोई एक्सीडेंट हुआ था, या तो फिर उसको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ होगी जो उसकी नर्व्स को डैमेज करी होगी, ठीक है, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो उसका कोई नियोप्लाज्म है जो कि उसकी नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, इसका सिनेरियो आपने किस तरह पिक करना है, इसके अंदर जो सेकेंडरी डेविएशन है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डेविएशन। प्राइमरी डेविएशन क्या होती है कि जो आपकी अफेक्टेड आई है, यानी जिस आई की नर्व डैमेज हुई है, जब वो मूव कर रही होती है, मतलब अपनी प्राइमरी पोजीशन से डेविएट करती है, और जब आपकी नॉर्मल आई फिक्सेट कर रही होती है उसको कहते हैं प्राइमरी डेविएशन। लेकिन जब आपकी स्क्विंटेड आई यानी अफेक्टेड आई फिक्सेट कर रही होती है तो जो आपकी नॉर्मल आई मूव करती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेविएशन, ठीक है। तो जो पैरालिटिक स्क्विंट होता है उसमें सेकेंडरी डेविएशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डेविएशन, और इसमें डिप्लोपिया बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। अच्छा, इसके आपने असेसमेंट किस तरह से करनी है। असेसमेंट आप सारे वही वाले टेस्ट लिखेंगे जो मैं आपको अभी मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए बताऊंगी, ठीक है, यानी नॉन पैरालिटिक स्क्विंट के लिए बताऊंगी। लेकिन बस इसमें आपने एक एक्स्ट्रा टेस्ट करवाना होता है, हेस स्क्रीन टेस्ट। हेस स्क्रीन टेस्ट क्या करेगा, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स की जो लिमिटेशंस हैं उसको चेक करेगा कि कितनी लिमिटेड है आपकी एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की मूवमेंट। फिर इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, नियोप्लाज्म की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, तो इसमें आपने सारा इन्वेस्टिगेशन करानी है। ब्लड प्रेशर चेक करना है, CBC, ESR, ब्लड शुगर, ठीक है। उसके बाद ये साइफिलिस का टेस्ट करा लेना है आपने, CT MRI वगैरह करा लेना है। पैरालिटिक स्क्विंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसमें मेजर प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट को वो डिप्लोपिया होती है। तो डिप्लोपिया को ट्रीट करने के लिए हम प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे, पैचिंग और ऑक्लूजन ऑफ द डेविएटेड आई करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, बॉटुलिनम का इंजेक्शन। बॉटुलिनम का इंजेक्शन क्या करेगा, जो हमारा ओवर एक्टिव मसल होगा, ठीक है, जो हमारा हेल्दी मसल है वो ओवर एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि दूसरा मसल पैरालाइज हुआ हुआ है, तो जो हमारा ओवर एक्टिव मसल होगा उसको वो वीकन कर देगा बॉटुलिनम का इंजेक्शन, जिसकी वजह से जो हमारी आंखों की डेविएशन होगी वो ठीक हो जाएगी, दोनों आंखें स्ट्रेट हो जाएंगी। और उसके बाद हमने 6 to 9 मंथ्स के बाद अगर तो ये वाले सारे जो है ना हमारे ट्रीटमेंट्स ऑप्शन फेल हो गए हैं तो फिर हमने स्क्विंट सर्जरी कर देनी है। ओके, सो सबसे एंड पे हमारे पास आ जाता है कि हमने मैनिफेस्ट स्क्विंट की असेसमेंट किस तरह से करनी है और ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। बहुत सिंपल सी बात है, बस आप अगर ये पेज याद कर लेना तो आपने एक वो लेटेंट स्क्विंट वाला याद कर लेना है, एक आपने ये मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए ये वाला पेज याद कर लेना है, और बाकी पैरालिटिक स्क्विंट का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ट्रीटमेंट और असेसमेंट, वो आपने कर लेना है। अब आपने डायग्नोज कर लिया है कि मैनिफेस्ट स्क्विंट है, मतलब उसकी कोई भी टाइप है, इज़ोट्रोपिया है, एक्सोट्रोपिया है, कॉन्जेनिटल है, ठीक है, एक्वायर्ड है, जो भी टाइप है। जब आपने डायग्नोज कर लिया है अब आप उसकी असेसमेंट किस तरह से करेंगे, पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन में मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करें स्क्विंट के लिए आपने वेब को याद रखना है, ठीक है, VEB। पेशेंट की विजुअल एक्विटी चेक करनी है, पेशेंट की एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की मूवमेंट चेक करनी है, पेशेंट की बाइनोकुलर सिंगल विजन चेक करनी है। अच्छा, एक MCQ पॉइंट ये भी हो सकता है कि बाइनोकुलर सिंगल विजन किससे चेक करते हैं, जो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ साइनोप्टो 4, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्विंट को डिटेक्ट करने के लिए कवर अनकवर टेस्ट करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिग्री ऑफ स्क्विंट को कैसे चेक करेंगे। अच्छा, अब डिग्री ऑफ डेविएशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 4 टेस्ट है जिसका निमोनिक मैंने बनाया है HPKS, ठीक है। H से आपके पास आता है हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट, P से आपके पास आता है प्रिज्म एंड कवर टेस्ट, K से आपके पास आते हैं क्रिम्सकी कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट, और S से आपने साइनोप्टो 4। साइनोप्टो 4 आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी मेजर करी होती है और आपकी बाइनोकुलर सिंगल विजन को भी मेजर करी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक MCQ आता है कि जो हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट है इसमें जो आपकी कॉर्नियल डिफ्लेक्शन आती है, ठीक है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स की जो डेविएशन आती है, अगर 1 मिलीमीटर की डेविएशन है तो वो कितने डिग्रीज़ के बराबर होगी, वो 7 डिग्रीज़ के बराबर होगी, और जो 1 डिग्री होती है वो हमारे 2 प्रिज्म डायोप्टर्स के इक्वल होती है। तो अगर हमें 1 मिलीमीटर की डेविएशन मिल रही है तो इसका मतलब है वो 7 डिग्रीज़ की डेविएशन के इक्वल है, या फिर वो 14 डायोप्टर्स की डेविएशन के बराबर है,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू कन्वर्जेंस रेशियो चेक करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं कोई रेटिना का इशू तो नहीं है, और साइकोप्लेजिक रिफ्लेक्शन चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ट्रीटमेंट किसी भी किस्म का मैनिफेस्ट स्क्विंट आ जाए उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन यही होगा जो मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट को रिफ्लेक्टिव एरर है तो आप उसको ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव एरर को ट्रीट कर लेंगे, उसके बाद एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट कर लेंगे। एम्ब्लायोपिया दो ही काम करने हैं, या तो ऑक्लूजन कर देनी है हेल्दी आई की, या फिर पेनलाइजेशन कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास सर्जरी आ जाता है। सर्जरी के दो ही ऑप्शन हैं, या तो रिसेक्शन करेंगे या रिजेक्शन करेंगे। रिसेक्शन का मतलब होता है कि आपने स्ट्रॉन्ग मसल को वीकन कर देना है, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब है कि जो वीक मसल है उसको स्ट्रेंथन कर देना है, उसकी रिजेक्शन करके, मतलब उसको थोड़ा सा काट के उसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन कर देना है, ठीक है। और एंड पे आपने क्या करनी है, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करा देनी है ताकि उसकी बाइनोकुलर सिंगल विजन इंप्रूव हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्विंट।